Good morning, dear students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session, we are going to discuss the very important topic of business environment, that is dimensions of business environment. As you know, in previous lecture, we have already discussed the components of business environment. There are two components of business environment. One is internal and second one is external. And external environment divided into two categories. One is micro environment and other is macro environment. Micro environment is that environment which is closely related to the business environment or business organizations and which have a separate effect on each and every unit of a business organization. But macro environment refers to all those external factors which have a distant relation with business and influence all enterprises almost in the same way. And the components of macro environment are economic environment, social environment, technological environment, political environment and legal environment. And these components of macro environment are also known as dimensions of business environment. बच्चे, जो हम डायमेंशंस का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके कंपोनेंट्स हैं? मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या थे? हमारे कस्टमर थे, सप्लायर्स थे, इंटरमीडिएरीज थी, ठीक है, पब्लिक थी। ये सब हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स थे जो हमारे बिजनेस यूनिट्स पर सेपरेटली इफेक्ट डालते थे। यानी कि कस्टमर अलग तरह से इफेक्ट्स डालते हैं, सभी इंडस्ट्रीज के अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं और वो अपनी इंडस्ट्रीज पर अलग अलग तरह से ही इफेक्ट डालते हैं। बट जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, मैक्रो एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी इंडस्ट्रीज पर यानी कि सेम नेचर की सभी इंडस्ट्रीज पर इक्वली इम्पैक्ट डालते हैं और इनका रिलेशन जो है थोड़ा गैप में रहता है। बहुत जल्दी ये किसी भी चीज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, ये एक लार्ज स्कोप में होते हैं। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनके ऊपर हमें पूरी तरह से जो है वॉच रखना होता है, बहुत डिटेल में इनका स्टडी करना होता है, तभी हम इन एनवायरनमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और ये हमारे बिजनेस के लिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन इन 5 एनवायरनमेंट्स को डीपली स्टडी नहीं करता है तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। बेशक हमारा इनके साथ जो रिलेशन है वो डिस्टेंस रिलेशन होता है, ठीक है, क्लोज रिलेशन नहीं होता, लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो जो है हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट से भी ज़्यादा होती है। क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इन कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से यानी कि बिजनेसमैन को इन कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना होता है। अब वन बाय वन हम इन सभी कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टू कंपोनेंट्स, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट। यस बेटा, वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट का पार्ट कैसे हो गया? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो ये इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो, हम बिजनेस एनवायरनमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के आसपास बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स में, उन फोर्सेस में एक फोर्स है इकोनॉमिक फोर्स। अब देखो, इकोनॉमिक फोर्स का हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेशन है? कोई भी गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूसर है, ट्रेडर है, ठीक है, वो गुड्स और सर्विसेज किसे सप्लाई करता है? अपने कस्टमर्स को सप्लाई करता है। अब कस्टमर आपसे गुड्स और सर्विसेज कब परचेज करेंगे? जब उनकी पॉकेट में मनी होगा, यानी कि उनकी परचेजिंग पावर होगी, ठीक है। अब पॉकेट में मनी कितना है, आपके कंज्यूमर्स की पॉकेट में कितना मनी है, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, यही क्या है हमारे बिजनेस का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अगर हमारे कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर हाई है, यानी कि उनकी पॉकेट में बहुत सारा मनी है जिससे वो गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, तो उस
उसी तरह की गुड्स और सर्विसेज बिजनेसमैन को प्रोड्यूस करनी है। और अगर कस्टमर्स की परचेजिंग पावर लो है तो उसी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ट्रेडर्स उसी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेंगे। अगर आपके कंज्यूमर्स के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो इनकम वो खर्चने के लिए तैयार हैं, ठीक है, जितना पैसा उनकी पॉकेट में है जिसे वो खर्चने के लिए तैयार हैं। अब आपकी पॉकेट मनी है 100 रुपीज, अब आप मैक्सिमम कितना मनी खर्च कर सकते हो, 100 रुपीज। 100 रुपीज से ज्यादा आपके पास है ही नहीं तो आप खर्च कहाँ से करोगे, ठीक है। अगर आपकी ये थ्योरी है कि आपके पास 100 रुपीज हैं और आप उस 100 रुपीज में से 20 रुपीज सेविंग करना चाहते हो और 80 रुपीज स्पेंड करना चाहते हो, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई, 80 रुपीज हो गई। तो आपने ये देखना है, बिजनेसमैन ने ये देखना है कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके कस्टमर्स की परचेजिंग पावर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो गुड्स और सर्विसेज क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, यानी कि वो अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बिना देखे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर देता है, तो उसकी गुड्स और सर्विसेज कोई भी परचेज नहीं करेगा और उसका बिजनेस जो है मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही सभी कंसेप्ट हमने अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिस्कस करने हैं। नाउ कम टू द टॉपिक। Economic environment refers to the economic factors that can affect management practices in the business enterprises. Economic environment ऐसे forces, ऐसे factors से मिलकर बना है जो हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना। सच फैक्टर्स एज इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक्स ने क्या इंटरेस्ट रेट रखे हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या इंटरेस्ट रेट रखे हुए हैं, क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं सेविंग्स के और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं लोन्स के ऊपर। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, हमारी जो कंट्री का इन्फ्लेशन रेट है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या है, अभी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जो स्टॉक मार्केट होती है वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का बेस होती है, ठीक है, मेन पॉइंट होती है। अगर स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है, जो ग्राफ है, वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि शेयर के प्राइसेस रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा जो कंट्री का ग्रोथ का जो ग्राफ है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में डाउनफॉल आ रहा है, वो लगातार गिर रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट का ग्राफ भी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है। वैल्यू ऑफ रुपी, कि रुपी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में भी ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि रुपये की वैल्यू गिर गई, रुपये की वैल्यू ऊपर हो गई। ये सब जो है कॉमन से फैक्टर्स हैं जो आप ऑलरेडी भी जूनियर क्लासेस में डिस्कस कर चुके हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो हमें क्लियर करेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो फैक्टर्स हमने रीड किए हैं, ये फैक्टर्स किस तरह से हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ बेटा मैं। लो लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट इंक्रीज द डिमांड ऑफ होम्स एंड कार्स। अब देखो, अगर हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, बैंक ने लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल लो कर दिया है, ठीक है। अगर सस्ता लोन आपको मिल रहा है, यानी कि आपको लोन पर कम इंटरेस्ट पे करना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का लोन लोगे, ठीक है। अगर आप ज्यादा अमाउंट का लोन ले रहे हो तो आप उस अमाउंट को कहाँ स्पेंड करोगे, फिक्स्ड एसेट्स में स्पेंड करोगे। आप न्यू कार्स परचेज करोगे, यानी कि महंगी कार्स परचेज करने का मन बनाओगे, बड़े बड़े घर बनाने का मन बनाओगे। क्यों बना रहे हो आप ऐसा मन, क्योंकि आपको जो लोन है वो बहुत सस्ता मिल रहा है, ठीक है। आपके पास जितने फंड्स हैं आप अपने फंड्स भी यूज कर सकते हो, और बैंक से अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो बैंक से आप लोन ले रहे हो, उस लोन पे आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप जो है इन सब चीज़ों पर, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स पर ज़्यादा परचेजिंग पावर यूज करोगे अपनी, तो ऑटोमेटिक मार्केट में इन सब गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
अब आप बड़े बड़े घर बना रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक रॉ मटेरियल की, ठीक है, लेबर की, सब चीज़ों की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप कार ले रहे हो तो कार से जिन प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स कार बनाने में, कार को असेंबल करने में यूज हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि कार्स की, व्हीकल्स की, अदर व्हीकल्स की, कार का ही क्यों एग्जांपल लिया जाए, कोई भी व्हीकल्स हैं, ठीक है, उन सब व्हीकल्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड वन इज राइज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम लीड्स टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है, अब डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज कहाँ से हो रही है, देखो, अगर आप इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, अब फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि लॉन्ग टर्म लोन का जो रेट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, फिक्स एसेट्स पर ज्यादा से ज्यादा मनी खर्च करेंगे। अब जितनी ज्यादा फिक्स एसेट्स की डिमांड होगी मार्केट में, तो उतने ज्यादा प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब प्रोड्यूस किसकी हेल्प से होगा, एम्प्लॉयज, लेबर्स की हेल्प से होगा, ठीक है, उसके लिए ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ हाई हो गया, यानी कि लोगों, हर बंदे के पास एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आपकी फैमिली में अगर कोई एक मेंबर एज ए एम्प्लॉई, एज ए बिजनेसमैन, यानी कि एक ही पर्सन कमा रहा है, ठीक है, तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बिजनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपकी फैमिली के 3 और 4 मेंबर्स अर्निंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आप सोच के देखो कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। एक बंदा कमा रहा है वो 50-60 हज़ार रुपए मंथली कमा रहा है, अब 3 बंदे कमा रहे हैं, ठीक है, और हर बंदा 50-50 हज़ार रुपए मंथली कमा रहा है, तो एक टाइम पर आपकी फैमिली में 50,000 रुपीज मंथली आ रहा था, एक टाइम पर आपकी फैमिली में 1,50,000 रुपीज मंथली आ रहा है, तो ऑटोमेटिक आपकी फैमिली की इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड और भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। नेक्स्ट इज हाई इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। अब ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा हमारे बिजनेस के ऊपर। इन्फ्लेशन रेट, अभी मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया कि वो क्या होता है, महंगाई दर, कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है, हाई होता जा रहा है इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है यानी महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ रही है तो जो हमारा बिजनेस का कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। महंगाई बढ़ रही है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, एम्प्लॉयज ज़्यादा सैलरीज मांगेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो जाएगी क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट्स को क्या करना पड़ेगा, कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब जहां लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा था तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही थी, कम आ रही थी। अब मीडियम स्केल पर प्रोडक्शन होगा या लो स्केल पर प्रोडक्शन होगा तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिक कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब जब आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का केस स्टडी, और बेटा केस स्टडी ही आएगा इस टॉपिक में से, डायमेंशंस के जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनमें से केस स्टडी क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है, तो इसीलिए किसी ने इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, सबने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करना है। अब आपके एग्जाम में जब भी इस टॉपिक का केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो आपको ये एग्जाम्पल्स उसके अंदर नजर आएंगे, कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल आपके केस स्टडी में जरूर होंगे। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये कंपोनेंट्स भी आपकी हेल्प करेंगे केस स्टडीज को सॉल्व करने में, यानी कि ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो हमारे केस में कहीं ना कहीं जो है हमें नजर आ जाएंगे। फर्स्ट है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हमारी कंट्री में काम ही कौन से सेक्टर कर रहे हैं, 2 ही सेक्टर कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर, और इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स के बिहाफ पर हमारी कंट्री की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। ये वैसे बेटा इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में रीड कर चुके होंगे, ठीक है। और द रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसका क्या ग्रोथ रेट चल रहा है, पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या चल रही है, ये सब बातें भी किससे रिलेट है, हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से। रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, अब अगर बैंक्स सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट
इंक्रीज कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर देते हैं। तो सभी लोग क्या चाहेंगे कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग में किया जाए, इन्वेस्ट, ठीक है, बचाया जाए, खर्च नहीं करेंगे लोग। अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, किसमें, सेविंग्स में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। आज का जो बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8 to 10% चल रहा है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर। अब अगर यही इंटरेस्ट रेट्स बैंक इंक्रीज करके 13 to 15% कर दे तो लोग अपना पैसा खर्चना बंद कर देंगे। लोग कहेंगे जी पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पैसे को सेव करो और उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट से पैसे को इंक्रीज करो, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मनी लगाओ। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं डिफरेंट आइटम्स का, उनका क्या सिस्टम गवर्नमेंट ने बना रखा है कि कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे भी हमारा जो है वो प्रोडक्शन इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन करेंसीज को हम कितनी क्विकली जो है चेंज कर सकते हैं अपनी जो कंट्री की करेंसी है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, किस तरह का एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, कि वहाँ पर किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मशीनों से जो है वो खेती हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, लोग मैनुअली काम ज़्यादा करते हैं, तो इसके ऊपर भी हमारा प्रोडक्शन काफ़ी डिपेंड करता है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा ये, कि अगर हमारी कंट्री में अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है तो ही गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती हैं, तो ही हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है, तो गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, यानी कि हम ऑर्डर्स रिसीव नहीं कर सकते, पेमेंट्स टाइमली रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है, तो भी हमारे बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट रहेगा। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, किस तरह से मनी का सप्लाई चल रहा है, पब्लिक डेट्स का क्या सिस्टम चल रहा है कि लोग इजीली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से जो है मनी बोरो कर भी रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लीगल हैसल्स हैं उसके अंदर। प्लान आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, किन किन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश कर सकते हैं और किन पर बैन है कि उन्हें आप प्राइवेट सेक्टर में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। ये जो कंपोनेंट्स है ना बेटा, ये आपको केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आपको आपके केस स्टडीज़ में ये कंपोनेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेंगे। कम टू द इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, कि अब हमारे जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है उसका हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे ये सारा इम्पैक्ट मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स में डिस्कस कर दिया है, ठीक है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा अगेन रिपीट करेंगे। जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट किस फॉर्म में आ रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पर तो वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पर वो थ्रेट्स प्रोवाइड कर रहा है। क्रिएटिंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर वेरियस एंटरप्राइजेस। A decrease in bank interest rates significantly increase the demand of product and vice versa। अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि बैंक ने लोन्स के ऊपर अपने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो क्या कर दिए हैं, डिक्रीज कर दिए हैं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे, क्योंकि लोन क्या हो चुके हैं, सस्ते हो चुके हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की डिमांड्स इंक्रीज होगी। और अगर बैंक जो है इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर बढ़ा देता है तो लोग अपनी इनकम में से, अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से ही फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे। फाइनली प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें आप ये भी ले सकते हो कि अगर बैंक्स जो हैं सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है, इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर देता है, हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करता है, तो भी लोग जो हैं प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज में मनी कम स्पेंड करेंगे। A rise in income of people leads to increase the demand of products। अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाई इन्फ्लेशन रेट्स जनरली रिजल्ट इन concentrates on business enterprise as they increase the various cost of business such as the purchase of raw material, machinery, payment of wages and salaries to employees। अब अगर महंगाई दर बढ़ रही है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट के अंदर, तो ऑटोमेटिक हमारे बिजनेस की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, मशीनों की कॉस्ट महंगी हो जाएगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट महंगी हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ और जो लेबर हैं वो भी हमारे से ज़्यादा वेजेस और सैलरीज की डिमांड करेंगे। फाइनली कॉस्ट ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट द
ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको ज़रूर लगेगा, ठीक है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है। आप नोट्स की हेल्प से इन टॉपिक्स को, डायमेंशंस को बहुत अच्छे से रेडी करेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड एनवायरनमेंट, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा और इजी सा टॉपिक है बेटा। सोशल, हम सभी सोशल हैं, ठीक है। हम क्यों सोशल हैं? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। अब हमारा जो बिजनेसमैन है वो भी कहाँ रहता है? सोसाइटी में रहता है। अब बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करता है तो उसे अपनी सोसाइटी को देखना है, यानी कि बिजनेसमैन ने अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट को चेक करना है, और उसके चारों ओर के एनवायरनमेंट में एक पोर्शन है किसका? सोसाइटी का, और वही पोर्शन क्या है? हमारा सोशल एनवायरनमेंट है। अब जो सोसाइटी है जिससे हम बिजनेस ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें बिजनेस देना है उस सोसाइटी को, तो हमें ये चेक करना होगा कि उस सोसाइटी की नीड्स क्या है, उस सोसाइटी की वांट्स क्या है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये टॉपिक समझना इजी हो जाएगा। अब आज से अगर आप 25 और 30 ईयर्स बैक चले जाते हैं, 25-30 साल पहले चले जाते हैं, तो हमारे इंडिया का जो कल्चर था वो क्या था कि जो वुमेन्स हैं वो साड़ी, सलवार, कुर्ता, ठीक है, इस तरह की ड्रेसेस वियर करती थी, और जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो जीन, टॉप, स्कर्ट्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, इस तरह की ड्रेसेस वियर करती थी, ठीक है। तो आज से 25-30 साल पहले अगर कोई प्रोड्यूसर, ठीक है, वुमेन्स के साइज के अकॉर्डिंग जो है, या उनकी टेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, जीन टॉप और स्कर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट कर देता है, वो खुद ही अजम्पशन ले रहा है कि मुझे वुमेन्स के लिए जीन टॉप जो है वो प्रोड्यूस करने चाहिए, वुमेन्स के लिए स्कर्ट टॉप्स जो हैं वो, वेस्टर्न ड्रेसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, मार्केट में सेल करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या उसकी जो ड्रेसेस वो बनाएगा वो मार्केट में सेल होंगी? नहीं होंगी। 25-30 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का ट्रेंड ही क्या था 25-30 साल पहले, कि गर्ल्स जो हैं वो वेस्टर्न ड्रेसेस वियर करती थी, बट जो लेडीज हैं वो वेस्टर्न ड्रेसेस वियर नहीं करती थी, ठीक है। वो सलवार कुर्ता और साड़ी जो है उनका एक ट्रेडिशनल सा ड्रेसिंग सेंस था, ठीक है। लेकिन अगर आज के टाइम पर, ठीक है, आज के टाइम पर कोई प्रोड्यूसर जो है ये सोच रहा है कि मुझे वुमेन्स के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस जो हैं वो तैयार करके मार्केट में बेचनी है, तो उसका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारी सोसाइटी का ट्रेंड क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, ठीक है। वुमेन्स भी जो है वो वेस्टर्न ड्रेसेस वियर करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी फैमिलीज में गर्ल्स और मदर्स जो हैं सेम तरह की ड्रेसेस इजीली पहन रही हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ट्रेंड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले मदर और डॉटर्स के रिलेशंस अनहेल्दी थे, ये कोई बात नहीं थी उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम सोसाइटी का ट्रेंड ऐसा था कि लेडीज ऐसी ड्रेसेस वियर नहीं कर रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर कोई प्रोड्यूसर मार्केट में इन ड्रेसेस को लेकर उतरता तो उसका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि सोसाइटी का ट्रेंड नहीं है, सोसाइटी की डिमांड नहीं है। लेकिन आज के टाइम पर, अब अगर आज के टाइम पर ऐसा ही कोई सोच रहा है कि मुझे इस टाइप का बिजनेस करना है, तो उसका बिजनेस जरूर ग्रो करेगा अगर वो गुड क्वालिटी की गुड्स मार्केट में रीजनेबल प्राइसेस पर प्रोवाइड करेगा, तो ठीक है। तो यही क्या है? सोशल एनवायरनमेंट है, यानी कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, जिस सोसाइटी में आप बिजनेस करना चाहते हो, आपको उस सोसाइटी के एनवायरनमेंट को चेक करना है। अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो कौन सी सोसाइटी का एग्जांपल था? इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल था, ठीक है। कि एक प्रोड्यूसर इंडिया में 25-30 साल पहले अगर कोई बिजनेस करना चाहता था तो उसके लिए क्या सिचुएशंस थी, वही प्रोड्यूसर आज 25-30 साल के बाद इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग जो है बिजनेस करना चाहता है, तो आज हमारे इंडिया की सिचुएशंस, हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो यही हमने बेटा इस टॉपिक में पढ़ना है। अब आपको बहुत ईजिली ये टॉपिक समझ आ जाएगा। Social environment refers to the combination of all characteristics of the society in which the organization exists। जहां हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उस सोसाइटी की कौन कौन सी फोर्सेस हमारे बिजनेस के ऊपर वेरियस कॉम्बिनेशंस में इफेक्ट डालती हैं, यही हमारा क्या है? सोशल एनवायरनमेंट है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या होते हैं? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यानी कि हमारी सोसाइटी के रीति रिवाज, वैल्यूज यानी कि हमारे संस्कार, सोशल ट्रेंड, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है हमारी सोसाइटी में, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस, हमारी सोसाइटी हमारे बिजनेसमैन से क्या एक्सपेक्ट करती है,
ठीक है, तो एग्जांपल्स लेते हैं कि क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कस्टम्स हैं। Traditions define social practices that have lasted from decades or even centuries, such as Diwali, Eid, Christmas, Guru Parv, etc. अब आपको पता है कि हमारी कंट्री के ये ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं जो हम सदियों से, ठीक है, फॉलो करते आ रहे हैं। कुछ फेस्टिवल्स हैं हमारी कंट्री में जो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है हमारे बिजनेस के लिए। ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस को सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं। अब दिवाली आ गई है, स्वीट्स, कैंडीज, कन्फेक्शनरी गुड्स, डेकोरेटिव मटेरियल, ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है, इन सब की डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, ईद आ गई है तो ईद से रिलेटेड मटेरियल की डिमांड इंक्रीज हो गई। क्रिसमस आ गया, ठीक है, और गुरु पर्व आ गया। मतलब जो भी फेस्टिवल आ रहा है उस फेस्टिवल से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और बिजनेस को क्या मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है काम करने के लिए। नेक्स्ट इज वैल्यूज, refers to the concept that a society hold in high esteem such as freedom। लोगों को कितनी आज़ादी है डिसीजन लेने की, मार्केट में घूमकर गुड्स को चॉइस करने की, बाय करने की। सोशल जस्टिस, अनजस्टिस तो नहीं हो रहा है कि कोई गुड्स परचेज कर सकता है रिलीजन के अकॉर्डिंग और कोई नहीं कर सकता। अब दिवाली आ गई है तो मुस्लिम लोग भी अपने घरों को डेकोरेट कर सकते हैं। कोई ऐसे कस्टम्स, कोई ऐसा सोशल इनजस्टिस हमारी सोसाइटी में नहीं है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सबके लिए, मेल और फीमेल के लिए, सबके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज हैं। नेशनल इंटीग्रेशन पूरी तरह से हमारी कंट्री में अवेलेबल है। सोशल ट्रेंड्स प्रिवेंट्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ द बिजनेस। जो सोशल ट्रेंड्स होते हैं, कुछ बिजनेस के लिए वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं और कुछ बिजनेस के लिए वो थ्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैं अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको देने वाली हूँ। वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। अब ये वो कॉम्पोनेंट्स हैं जो हमारे को केस स्टडीज को सॉल्व करने में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस, लाइफस्टाइल्स, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। हमारे कंज्यूमर्स के टेस्ट कैसे हैं, उनके लाइफ स्टाइल्स कैसे हैं, हमारी सोसाइटी में किस स्पीड से न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं और वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, किस तरह के मेन ऑक्यूपेशंस जो हैं हमारी सोसाइटी में ट्रेंड में हैं, लोग किस तरह के ऑक्यूपेशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उनके अकॉर्डिंग ही क्या होती है, डिमांड इंक्रीज होती है। कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स, शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, यानी कि क्या हमारी जो वुमेन्स हैं वो हाउसवाइफ्स ही हैं या वो भी वर्किंग वुमेन्स हैं। ठीक है, वर्किंग वुमेन्स जो हैं वो इन सब पॉइंट्स में कवर होती हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है हमारा। अगर वुमेन्स वर्किंग है तो हाई लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, क्योंकि लेडीज अगर पढ़ी लिखी हैं, जॉब कर रही हैं, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, उनको नॉलेज अच्छी होगी। ठीक है, वो जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जिंदगी को जीने का नजरिया एक तरह से क्या होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। ठीक है, उनके हाथ में पैसे हैं, उनकी परचेजिंग पावर क्या होगी, हाई होगी। नेक्स्ट इज बर्थ एंड डेथ रेट्स कैसा है कंट्री के अंदर, पॉपुलेशन शिफ्ट्स कैसी हैं, एजुकेशनल सिस्टम और लिटरेसी रेट कैसा है, हाई एजुकेशनल सिस्टम है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एडवांस हैं। ठीक है, तो मतलब वो गुड्स और सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट उनके पास अच्छा होगा। कंजम्पशन हैबिट्स कैसी हैं लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं लोग, ज्वाइंट फैमिलीज में रह रहे हैं। ये सब फैक्टर्स सोशल एनवायरनमेंट जो है, सोशल एनवायरनमेंट की फॉर्म में हमारे बिजनेस के ऊपर क्या डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। अब उसी इम्पैक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, क्रिएटिंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर वेरियस एंटरप्राइजेस। जैसा कि हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी स्टडी किया था कि जो इम्पैक्ट होता है, किसी भी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है, वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी बनता है तो दूसरे के लिए वो थ्रेट भी बन सकता है। अब ट्रेडिशंस की बात करते हैं हम। मेन जो हमारे वहाँ एग्जाम्पल्स रहे थे, जो हमारे फैक्टर्स रहे थे सोशल एनवायरनमेंट के, प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने आपको डिस्कस किया था, वो क्या थे, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स। ठीक है, ये सभी कुछ हमारे मेन फैक्टर्स, फोर्सेज हैं सोशल एनवायरनमेंट के। उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम यहाँ लेंगे। ट्रेडिशंस प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स,
टेलरिंग आउटलेट्स एंड मैनी अदर रिलेटेड बिजनेस। अब ट्रेडिशंस क्या थे हमारे, हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब दिवाली आ गई, दिवाली का एग्जांपल लिया है मैंने। दिवाली आ गई तो इस टाइम पर ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज, स्वीट्स, कन्फेक्शनरी गुड्स, नए नए कपड़े लोग पहनते हैं, टेलरिंग आउटलेट्स, ठीक है। इन सब की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। डेकोरेटिव मटेरियल की डिमांड इंक्रीज हो गई, लोग अपने घरों को सजाते हैं, ठीक है। और लोग अपने घरों में पेंट कराते हैं, कलर कराते हैं, तो उस टाइम पर पेंट इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये क्या है, इस ट्रेडिशन की वजह से, मतलब इस फेस्टिवल की वजह से हमारे बहुत सारे पर्टिकुलर बिजनेस को क्या मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो गई। कम टू द वैल्यूज, फ्रीडम इन चॉइस इन द मार्केट। मार्केट के अंदर आपको प्रोडक्ट को चॉइस करने का पूरा राइट है। आप खुद देखते हो, आप सभी कंज्यूमर हो, आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो कई बार हम ऐसी गुड्स भी, कई बार क्यों, मैनी टाइम्स, ठीक है, हम ऐसी गुड्स भी परचेज कर लेते हैं, ठीक है, कि जिनकी हमें रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट नहीं होती, बस हमें पसंद आ जाती हैं, ठीक है, हमें अच्छी लग रही हैं। और हम कब परचेज कर पाते हैं, जब हमारे पास चॉइस करने का राइट है, ठीक है। यानी कि हमारे को शॉपकीपर बहुत सारी चीजें दिखा रहा है, हमें जरूरत एक चीज की है लेकिन हम 5 ले लेते हैं। ये क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। हमारे को कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है तो हम नहीं लेते हैं, हम उस शॉप को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट शॉप पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमें अपनी पसंद की चीज लेने का राइट है। उस टाइम पर क्या होता है कि हमें जो जो चीजें पसंद आ रही हैं हम सभी को क्या करते जाते हैं, परचेज करते जाते हैं। और ऐसा कब होता है, जब कस्टमर की परचेजिंग पावर अच्छी होती है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। अब सोसाइटी में अगर बिजनेसमैन रीजनेबल प्राइसेस पर गुड्स क्वालिटी की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर रहा है तो उस टाइम पर भी बिजनेस जो है वो ग्रो करता है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। आप अपनी सोसाइटी में वुमेन्स को जितनी सैलरीज और वेजेस दे रहे हो, सेम उतनी ही वेजेस आप वेजेस और सैलरीज किसे पे कर रहे हो, मेल एम्प्लॉयज को भी पे कर रहे हो। कोई डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करते हो, कोई भेदभाव नहीं करते हो। ये हमारी सोसाइटी की क्या है, वैल्यूज हैं। Next is social trends has created a demand of products like organic food, diet, soft drinks, gyms, mineral water and food supplements। अब देखो सोशल ट्रेंड, सोसाइटी के अंदर ट्रेंड आ गया कि हम सभी मिनरल वाटर्स ही लेंगे। हम सभी के घरों में आरओ लगे हुए हैं, यानी कि आरओ जो अगर आज से आप 20-25 साल 30 साल पहले चले जाओ तो हमारे लोगों के घरों में आरओज नहीं थे, हम वाटर सप्लाई का वाटर ही यूज करते थे पीने के लिए, ठीक है। लेकिन आज क्या है, हमारे सभी के घरों में आरओ लगे हुए हैं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप मिनरल वाटर्स की बॉटल्स परचेज करते हैं पानी पीने के लिए। तो इससे क्या हुआ कि आरओ इंडस्ट्रीज को, मिनरल वाटर प्रोड्यूसर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ट्रेंड में आया सब कुछ, ठीक है। आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो ट्रेंड में क्या आ गई, जिम्स आ गई। जिम्स किससे चल रही हैं, वेरियस टाइप्स की मशीन्स हैं वहां पर, ठीक है, जिनसे लोग एक्सरसाइज करते हैं, अपनी हेल्थ को फिट रखते हैं, ठीक है। डाइट फूड, ऑर्गेनिक फूड, इन सब चीजों की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि लोग क्या हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन को क्या मिला, प्लेटफॉर्म मिला। इसी तरह से सोसाइटी में ट्रेंड हो गया कि वुमेन्स जो है वो जॉब करने लगी। अब वुमेन जॉब करने लगी तो बहुत सारी वुमेन्स जो हैं जब वर्किंग हो गई और वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रही हैं, ठीक है, तो उन्हें डिश वॉशर, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, इस तरह के इक्विपमेंट्स की क्या पड़ी, उन्हें रिक्वायरमेंट पड़ी। स्कूटीज की डिमांड बढ़ गई, कार्स की, ऑटोमेटिक कार्स की, ठीक है, स्पेशली वर्ड यूज किया मैंने कि ऑटोमेटिक कार्स की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। किस लिए, ये सब चीजें किसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं, वुमेन्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। वो जॉब कर रही हैं, उनकी इन चीजों की डिमांड हुई, ठीक है। और इससे बहुत सारे बिजनेसमैन को क्या मिला, प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सोसाइटी में वुमेन्स को जॉब करने का एक सोशल ट्रेंड सा आ गया है, ठीक है। तो अब कुछ बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज मिली, जिम्स, इक्विपमेंट्स, मिनरल वाटर्स, ऑर्गेनिक फूड, इन सब के लिए ये जो सोसाइटी का ट्रेंड चेंज हुआ, लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, वुमेन जॉब करने लगी, ठीक है। तो इन सब बिजनेस को क्या मिली, अपॉर्चुनिटीज मिली। और अब कुछ बिजनेस को क्या मिला, यहाँ पर
थ्रेट्स भी मिले, लाइक डेयरी प्रोसेसिंग, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि लोग क्या हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, वो इन प्रोडक्ट्स को कम यूज करते हैं। ठीक है, तंबाकू, लिक्विड, ठीक है, इन सब चीज़ों को भी क्या मिला, थ्रेट मिला, लोग पढ़ लिख गए, अवेयर हो गए कि ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, तो ये बिजनेस धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, वाइंड अप हो रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट द सोशल एनवायरनमेंट। तो बच्चे आपने अब ये बहुत अच्छे से दोनों के दोनों इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट रेडी करने हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी का क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आता है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।